सरकारी मुलाजिम पिता से उनके ऑफिस के किस्से सुनकर और अखबारों में डीएम की खबरों को पढ़ने के बाद मन में उपजे जज्बात को मुकाम तक पहुंचा देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और अपने सपनों को परवाज देने वाले एक शख्स है चिराग जैन, 2020 बैच के आईपीएस चिराग। वर्तमान में पूर्वी यूपी के आजमगढ़ में बतौर एसपी ग्रामीण के पद पर कार्यरत है। एक संवेदनशील अधिकारी के रूप में पहचान बना रहे चिराग से जानते हैं उनके जीवन के पहलुओं के बारे में। चिराग सी तासीर रखिए, सोचिए मत कि किसका घर रोशन होगा। जीवन में ऐसे अवसर कम ही मिलते हैं जब आपको ये मौका मिले कि आपको दूसरों की सहायता करने की का मौका ऊपर वाला देता है। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है चिराग जैन, और ऊपर वाले ने उनको ये नेमत दिया है कि उनके हाथ से दूसरे का भला हो सके, न्याय मिल सके, दूसरों की सहायता कर सकें। हम बात कर रहे हैं आईपीएस चिराग जैन साहब की। मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है, बीटेक किया है उन्होंने, और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी किया, यूपीएससी क्रैक किया। आज 30 साल की उम्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय एसपीआरए एक पद होता है, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का, उसको संभाल रहे हैं। और हम उनसे बात करेंगे उनके जीवन के कुछ अलग अलग पहलुओं के बारे में, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और जानेंगे उनके नाम की, उनकी सार्थकता को, कि कैसे ये पुलिस का जो जीवन है कैसे वो जी रहे हैं। सबसे पहले चिराग साहब, थैंक यू। जानता हूँ पुलिस वालों का आपका शेड्यूल कितना वो रहता है आपको वक्त देने के लिए। तो सब पहले तो थोड़ा सा ये जानेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड आपका, मतलब तो मूल आप राजस्थान के रहने वाले हैं, भरतपुर के, क्या है फैमिली बैकग्राउंड, परिवार में कौन था, कैसे सब कुछ? देखिए, हम लोग संयुक्त रूप से रहते हैं, संयुक्त फैमिली है हमारी। मेरे चाचा भी मेरे साथ रहते थे, दादी भी रहती थी मेरे साथ, और उनके बच्चे भी साथ में रहते थे। हम लोगों ने बचपन अपना डीग कस्बा है भरतपुर जिले का, उसमें गुजारा है। 10th क्लास तक वहीं पे पढ़ाई की थी। और मैं कोई बहुत टॉपर बच्चा नहीं रहा हूँ कभी। 90% के +-2 इस परसेंटेज पे मैंने 8th भी, 10th भी, 12th भी इसी परसेंटेज पे रही है। बहुत ज्यादा टॉपर कभी नहीं रहे। 10th सीबीएसई बोर्ड से? मैं राजस्थान बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम से। ओके। राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम से रहा हूँ, और ये इनसे ज्यादा परसेंटेज मेरी कभी नहीं रही। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि यूपीएससी टॉप केवल टॉपरों के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करने वालों के लिए है। उसके 10th क्लास तक कस्बे में ही पढ़े। उसके बाद फिर कोटा में चले गए आईआईटी की तैयारी करने के लिए। आईआईटी की तैयारी हमने बंसर क्लासेस कोटा में की, और वहाँ से मेरी आईआईटी में रैंक, आईआईटी जेई उस टाइम होता था और एआईट्रिपल होता था। तो मेरी आईआईटी में 8000 आई थी और एआईट्रिपल में 7000 रैंक आई थी। तो मैंने एआईट्रिपल के माध्यम से एनआईटी जयपुर में एडमिशन लिया। 2 साल वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद वहाँ एडमिशन हुआ। जयपुर में मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कवर की, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कर रहा था उस दौरान ही मुझे इस चीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका मिला कि सिविल सर्विस भी होती है। क्योंकि हम लोग रूरल बैकग्राउंड से थे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता नहीं था। इंजीनियरिंग में भी इसी होड़ में आ गए कि इसमें अच्छी नौकरी लगती है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की वजह से नहीं आए थे, केवल ये कि अच्छी नौकरी लग जाती है बीटेक करने के बाद, तो इसलिए उसमें आ गए थे। उसके बाद कॉलेज किया, कॉलेज में सब चीज़ें एक्सप्लोर करी, एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट किया, स्टेज फियर को भी कम किया, और साथ में ही कितने ब्रांचेस हो सकती हैं करियर की वो सब भी एक्सप्लोर करी। पर कहीं ना कहीं बचपन से भी और कॉलेज में भी डर ये था कि कहीं मेरे लायक है कि नहीं है, क्योंकि नॉर्मली बोलते थे कि 15-16 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, केवल टॉपर कर सकते हैं, और बहुत लेंदी क्वेश्चन आते हैं, कोर्स होते हैं, पता नहीं क्या पूछ लें क्या नहीं पूछें। तो इस डर से कभी झिझक नहीं खुल पाई। फिर जब मैं टाटा मोटर्स में मेरी प्लेसमेंट हुई थी, टाटा मोटर्स। तो अच्छा, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई पूरी किया, तो बीटेक आपने एनआईटी जयपुर से कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है? कैंपस प्लेसमेंट हुआ टाटा मोटर्स में, पुणे प्लांट में। तो मैं पुणे में गया। तो जब मैं जॉब कर रहा था वहां पे, तब मुझे ये एहसास होने लगा कि इस जॉब में तो मजा नहीं आ रहा है। किस साल के आसपास की बात रही? ये 2015-16 की। 2015 मेरी प्लेसमेंट हुई थी, जुलाई 2015 में, मतलब जॉब की शुरुआत हुई थी जुलाई 2015 में। तो फिर उसी दौरान जब मैं जॉब कर रहा था और जॉब में काम कर रहा था, तो ये फील होने लगा कि भाई ये तो जब तो नहीं है मतलब मेरे लायक, और कुछ एक्स्ट्रा ऐसा करना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, कुछ
मतलब सोशल प्रेस्टीज भी एक चीज थी कि समाज में एक थोड़ी सी इज्जत बढ़े और थोड़ा में एक पहचान बने और मतलब प्रतिष्ठा हो। उसी दौरान जब मैंने जॉब के दौरान जब मैंने बहुत रिसर्च की और देखा कि सिविल सर्विसेज में किस तरह के लोग अब तक सेलेक्ट हुए हैं, किस तरह के लोगों को सफलता मिली है, तो कई ऐसे IAS IPS के उदाहरण उसमें थे कि रिक्शा चालकों के बच्चे हैं 60% 10th में लाए हैं, 12th में लाए हैं, फेल बच्चे हैं, कभी कभी 10th और 12th में फेल होने के बाद भी सिविल सर्विस क्लियर किए हैं। तो ऐसे भी कई एस्पिरेंट थे। जब मैंने बहुत रिसर्च किया, मम्मी पापा शेयर किया कि मुझे करना है एक बार, और फिर उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी अगर इतनी इच्छा है तो एक बार कर दो। तो फिर मैंने तो आप वहाँ वो जो टाटा मोटर में नौकरी कर रहे थे, आपने उसको छोड़ दिया फिर? तो फिर मैंने अगस्त 2016, मुझे याद है अगस्त 2016 में 3 या 4 तारीख है, उस दिन को मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और फिर मैंने तैयारी करना इसके लिए शुरू किया अगस्त 2016 से। और मुझे रिजल्ट अगस्त 2020 में ही आया था। अगस्त हमारा अगस्त में किसी डेट में रिजल्ट आया था। तो 4 साल में मुझे अपनी जो मुकाम जो मैंने शुरुआत किया था उसकी डेस्टिनेशन में मैं पहुंच गया। तो वो वहां से जब आप जयपुर से छोड़े तो वहां से फिर सीधे आप दिल्ली आ गए तैयारी करने? कहाँ तैयारी? पुणे से जॉब कर रहा था। पुणे में जॉब करके दिल्ली में तैयारी की है। दिल्ली में तैयारी प्रारंभिक 1 साल मैंने पुणे में ही तैयारी की थी। पुणे में की थी। फिर मैंने 1 साल तैयारी प्रारंभिक करने के बाद फिर मैं पुणे शिफ्ट हो गया, दिल्ली शिफ्ट हो गया। पुणे दिल्ली में वो जो एक ट्रेडिशनल वो जो इलाका है वही राजेंद्र नगर, और राजेंद्र नगर में मैं रहा हूँ और वहीं से मैंने सारी तैयारी वहां से की है। मुखर्जी नगर हिंदी मीडियम के लिए होता था, मैंने जो कि इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया था सर्विस के लिए, तो मेरा राजेंद्र नगर था। तो शुरुआत में कोचिंग भी करी होगी? शुरुआत में कोचिंग भी की। कोचिंग दिल्ली में रह के कोचिंग नहीं की, कोचिंग दिल्ली में तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, मॉक इंटरव्यूज किए थे और मतलब टेस्ट सीरीज मेनली करते थे, गाइडेंस लेते थे। ओके ओके। तो ये फैमिली आपने अपने से तो ठीक है रिसर्च किया, एक्सप्लोर किया, क्या परिवार में कुछ था, कभी किसी को देखे या कोई ऐसी भी बात थी? जैसे अमूमन किसी के जीवन में एक वो टर्निंग पॉइंट होता है कि हाँ मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, या जैसे मैंने बनौनी शिकेरा साहब का किया था बहुत पहले इंटरव्यू, तो उनके साथ कुछ एक फैमिली एक इंसिडेंट था उनके फादर के साथ। तो क्या मतलब कुछ रहा जीवन में टर्निंग पॉइंट इस टाइप का कि बस अपने ऐसे सुओ मोटो? देखिए, पिताजी तो मेरे बाबू थे चिकित्सा विभाग गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में, मेडिकल डिपार्टमेंट में। तो मेरे पिताजी कई बार आके शेयर करते थे कि आज हमारे DM SP सर की मीटिंग हुई, उसमें ये निर्देश दिए गए, ये बताया गया और ये काम करने के लिए बोला गया। तो कई बार वो शेयर करते थे हमारे साथ। तो और उसके अलावा अखबारों में नियमित रूप से DM SP की जो भी कार्य प्रणाली होती है, खबरें होती हैं, जिस तरह से वो काम करते हैं, विकास कार्य करते हैं, समीक्षाएं करते हैं, वो सब के बारे में आता रहता था। तो इसका बहुत ही इच्छा बचपन से भी थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए घर वालों से ही कहने की और खुद ही को मतलब समझाने की कि हाँ मम्मी पापा कहें कि भाई मेरे को करने दो। अब क्योंकि इतने टॉपर नहीं थे और सुनते यही थे कि टॉपरों के लिए है, कहीं मम्मी पापा ये ना डांट दें, हंसने ना लगे, समाज ना हंसने लगे, समाज के लोग, तो ये झिझक बहुत थी। तो इसलिए मैं कभी कह नहीं पाया किसी से कि ये करना है। एक उस पर ओवरकम करना वो भी एक बड़ी बात होती है कि मतलब हम अपना बैकग्राउंड तो देखते हैं ना, आदमी खुद तो अपने आप को जानता है ना कि व्हाट आई एम। इवन लोग तैयारी करते रहते हैं और बताते नहीं है समाज में, लोगों को दोस्तों को नहीं बताते क्या करते हैं, कहीं मजाक ना उड़ाए कि देखो UPSC की तैयारी कर रहा है, ऐसी तैयारी कर रहा है, क्या है इसका। तो इसलिए भी रहती है झिझक। वो लास्ट यूट्यूब पर एक मोटिवेशनल है, मैं उनका सुन भी रहा था कि वो कह रहे थे बच्चों से कि जाओ कोचिंग करने, लेकिन बताओ मत कि कोचिंग करने जा रहे हैं, बताओ कि पिक्चर देखने जा रहे हैं। मतलब वो एक उसको लाइट वे में कह रहे थे कि वो लोग जानेंगे कि UPSC कोचिंग कर रहे हैं तो वो करेंगे। तो 4 साल फिर आपने तैयारी किया, और आपका तो कितना अटेम्प्ट दिया आपने, कैसे? मेरा पहला अटेम्प्ट 2017 का था, फिर 18 का था, फिर 19 का था। 3 अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। 19 में मेरी 160 रैंक मुझे प्राप्त हुई थी, जिसमें मुझे IPS UPSC स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बता देंगे। जैसे 17 में फर्स्ट स्टेप में कहाँ तक क्लियर हुआ था? अगस्त 2016 में मैंने तैयारी शुरू की। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था, जून में एग्जाम था, मई या जून में होता है एग्जाम। मई 2017 या जून 2017 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। प्रीलिम्स के बाद मेंस दिया, पर मेंस क्लियर नहीं हुआ। मेंस में लगभग 55 से 60 मार्क्स के बीच से मेरा मेंस रह गया। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, इंटरव्यू कॉल आई, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में मेरा 30 मार्क्स से अराउंड 30 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। फिर थर्ड अटेम्प्ट मैंने दिया, थर्ड अटेम्प्ट मेरे इंटरव्यू प्रीलिम्स और मेंस क्लियर होके और इंटरव्यू क्लियर होके मेरी 160 रैंक मुझे प्राप्त हुई। उसके बाद भी मैंने एक बार और ट्राई करने के लिए, क्योंकि IPS सर्विस मिल रही थी, तो मैंने एक बार और ट्राई करने के लिए IAS में पहुंच सकें, तो उसके लिए एक बार और प्रयत्न किया। तो फिर मेरी 160 से मेरी 205 रैंक आ गई। 205 रैंक हो गई ऑलमोस्ट। आप देखेंगे इसमें नंबरों का कितना वो है, केवल 2 नंबर मेरे कम थे पिछले अटेम्प्ट से इसमें, और रैंक में अंतर 45 चला गया। 45 चला गया।
तो ये तो जब आप अपना वो डैप भर रहे थे तो आपने उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस दिया था? फर्स्ट पर्सन मेरा आईएएस था। आईएएस था। उसी चक्कर में मैंने एक और अटेम्प्ट देना पड़ा मुझे। तो फिर उस दौरान जब वो फिर आप लोग को वो मिलती होगी ज्वाइनिंग की? फिर हाँ, ज्वाइनिंग के बीच में मैंने 3 महीने की लीव ले ली थी। फाउंडेशन कोर्स मैंने नहीं किया था ज्वाइन, और फाउंडेशन कोर्स को स्किप करके मैंने ये अटेम्प्ट दिया था। उसके बाद मैंने दिसंबर 2020 में मैंने अपनी आईपीएस ट्रेनिंग ज्वाइन की। अच्छा, आपकी तैयारी के समय आपके क्या थे माध्यम और सब्जेक्ट क्या लिया था आपने? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वैकल्पिक भाषा, वो मेरी ज्योग्राफी थी। बाकी तो जीएस के सारे पेपर्स होते हैं, वो करना ही होता है। एक ही ऑप्शनल होता है अब, तो एक ही ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था। और मेरे स्कोर्स बहुत ही स्टैंडर्ड थे। मेरा मानना हमेशा यही था कि जो स्टैंडर्ड हैं, जो सभी लोग पढ़ते हैं और जो मतलब प्रतिस्थापित हैं कि ये चीजें मेन सोर्स हैं किसी भी सब्जेक्ट का, वो मैंने पढ़ता था। और मेरा मानना ये था कि एक बुक को 10 बार पढ़ने से ज्यादा फायदा होता है, 10 बुक को एक बार पढ़ने से इस एग्जाम में तो नहीं फायदा होने वाला, क्योंकि ये एग्जाम लिखने वाला है, ना कि केवल ऑप्शन टिक करने वाला। तो जब तक आप उसको 10 बार नहीं पढ़ेंगे, उसके नोट्स नहीं बनाएंगे, उसके बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, तो वो कभी पेपर पे नहीं आएगा। तो जब पेपर पे नहीं आएगा तो फिर फायदा नहीं है उसका याद करने का। छोड़ दिया जाए तो उसके बाद मेंस में तो आपको मेंस के नंबर ऐड होते हैं, प्रीलिम्स के नंबर ऐड भी नहीं होते, वो तो बस क्वालिफाइंग है। तो मेंस में जब तक नहीं आएगा, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे। और एग्जामों में ये होता है कि वैकल्पिक होते हैं सारे ऑप्शन, आप टिक करिए, जितने अच्छे नंबर आएंगे उतने अच्छे आपको रैंक मिलेगी, और इसमें आपको लिखना है। अच्छा, आप तैयारी की, चूंकि मैं यही पूछने वाला था, आपने शुरू कर दिया, तो बस उसमें एक चीज ऐड कर दूं कि आपका तो एक एक्सपीरियंस है, और मुझे लगता है कि ठीक ठाक रहा कि आपको 3 साल आपको लगा मेहनत करने में। आज भी देखिए, लाख आईटी वर्ल्ड हो जाए, सब कुछ है, लेकिन वो जो चार्म है वो यूपीएससी का वो है और रहेगा, ये बात तो बिल्कुल है। तो ये, और हर साल दर साल जो है टेक्निक बदलते जा रही है, मॉडर्नाइजेशन होते जा रहा है। आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो एस्पिरेंट हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, अगर इसको थोड़ा सा एक नटशेल में आप बता सकें तो? देखिए, इस एग्जाम का कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं है। मतलब हर किसी बच्चे की अलग डिमांड है, हर किसी बच्चे की अलग कैपेसिटी है। तो कुछ लोग होते हैं कि भाई वो लोग ऑनलाइन भी क्लासेस में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए ऑनलाइन क्लासेस। अब जैसे इस जनरेशन में देख रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ गया है। इवन स्कूल्स में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। कोरोना टाइम में तो इवन पूरी ही क्लासेस चल रही, तो लोगों को आदत लग चुकी है। हो सकता है वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए हो, ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकें। ऑनलाइन क्लासेस करने में एक फायदा ये है कि आपको दिल्ली में बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट और थोड़े से अनसेटल्ड एनवायरनमेंट में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने यहाँ पे भी रह के, घर पे रह के भी ऑनलाइन तरीके से क्लासेस कर सकते हैं, और जो टीचिंग वहाँ हो रही है वो आप अपने घर पे बैठ के उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको कैसा कंफर्टेबल है? मेरे लिए ये था कि मुझे फिजिकल क्लासरूम में ही जाके पढ़ने से ज्यादा समझ में आता था, ज्यादा एंगेज होता था, रादर देन ऑनलाइन क्लासेस। वो जैसे जिसका बच्चा, ज्यादा लोगों का फिजिकल के क्लास के प्रति अट्रैक्शन होता है। कुछ लोग ई बुक से पढ़ लेते हैं, मेरे से नहीं पढ़ा जाता। मेरे को फिजिकल बुक के अलावा जब नोट्स भी का कोई मिलते तो मैं प्रिंट निकालता था, फिर उसके बाद पढ़ता था। लोग नोट्स बना लेते हैं ई बुक में या आईपैड में, जैसे भी करके नोट्स बना लेते हैं। मैं हाथ से ही नोट्स बनाता था, पन्ने पे नोट्स बनाता था। तो ये सबका अपना अपना तरीका है, यूनिक तरीका है। पर 5-6 एलिमेंट हैं प्रिपरेशन के, वो सबके ओवर द सारे टॉपर्स का कॉमन रहे। वो जिसमें है नोट्स बनाना, रिवीजन करना। आप नोट्स चाहे आप फिजिकल बनाए या ऑनलाइन बनाए, रिवीजन आप करना, ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रैक्टिस करना, जितने भी ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे वो करना आपको पड़ेगा ही। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, आप ऑनलाइन करें ऑनलाइन करिए, आपको फिजिकल में करना है फिजिकल में करिए, लेकिन टेस्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से स्पीड डेवलप होगी। आपको पेपर कंप्लीट करना है वहाँ पे एग्जाम में, 3 घंटे के अंडर प्रेशर में आपको पेपर कंप्लीट करना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, रिवीजन करने पड़ेंगे, आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी देखने पड़ेंगे, आपको सिलेबस भी देखना पड़ेगा, आपको सारी स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी पड़ेंगी। तो ये 5-6 चीजें जो कॉमन रहती हैं। बाकी किस फॉर्मेट में आपको करना है, किस तरह आप करना है, लोग दिन में पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, वो आप अपनी कैपेसिटी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से आपका। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्योंकि थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट, अगर किसी का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा किसी सब्जेक्ट में नहीं है, तो फिर आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन वाली सब्जेक्ट जो आपने की है, ग्रेजुएशन क्योंकि आपने 3 से 4 साल उसमें स्पेंड किए हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अच्छा है, आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई की है और आपको कंफर्टेबल है उसमें, तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को ऑप्ट करने में ज्यादा रहता है। जैसे मैंने मैकेनिकल किया, अगर मेरा मैकेनिकल अगर अच्छा है, मैंने थोड़ा अच्छी पढ़ाई की है, और तो मैकेनिकल भी ऑप्शन ले सकते हैं। मैकेनिकल ऑप्शन है, मैकेनिकल एक ऑप्शन सब्जेक्ट है। जी जी, यूपीएससी में ऑप्शनल है मैकेनिकल। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये कोर जो इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट हैं वो हैं उसमें। अदरवाइज मैथ्स भी ले सकते थे, तो ये सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। एक चीज और है कि
कॉमन क्या है, जैसे मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग की है और आप इंजीनियरिंग में आपने बहुत अच्छा नहीं किया, अब आपको चूंकि जीएस के पेपर तो करने ही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब आपको पैसे भी पढ़ना है जीएस के लिए। अगर इनमें से कोई कॉमन सब्जेक्ट ले लेते हैं ऑप्शनल में, तो उसमें जीएस की तैयारी भी ओवरलैप हो जाती है, तो ये आपको एडवांटेज हो जाता है एक चीज। तो इसलिए इन सब चीजों को देख तो के अगर ये जो पैरामीटर आपने मोटा मोटी बताया, अगर इसको ध्यान रख लिया जाए ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने में, तो उसमें काफी बिल्कुल इजी आसानी हो सकती ऑप्शन है। हो सकती है। अच्छा चिराग साहब, ये तो हो गया आपके पढ़े लास्ट सेगमेंट, आपका जो सफर शुरू हुआ एनपीए से मसूरी और फिर एनपीए से निकल के फील्ड में, एक तो आजमगढ़ के पहले कहाँ थे थोड़ा बता सके, और अब कैसा है? यूपी को माना जाता है, यूपी इज लाइक ओपन बुक। मैं कल अभी मैं एक सीनियर आईएएस अफसर है, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था, तो वो कह रहे थे, मैंने भी उनसे यही पूछा, तो कहते कि यूपी तो एक ओपन बुक की तरह है, मतलब बहुत वर्सटाइल है। तो कैसा रहा यूपी का सफर, कब से कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, मेरी यूपी में जो जॉब की शुरुआत है वो सबसे पहले प्रयागराज से हुई। मैं अंडर ट्रेनिंग वहीं पे था, 6 महीने की ट्रेनिंग मैंने वहीं की है। एसएचओ शिप भी मैंने अपनी जो 3 महीने की मिलती है हमको, एसएचओ चार्ज, वो हमने प्रयागराज में किया है। थाना घूरपुर है प्रयागराज का एक, उसी थाने का मैं एसएचओ था, थाना अध्यक्ष था, और उस समय मैंने 3 महीने वहाँ काम किया। 3 महीने वहां पे काम करके मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। फिर जब हम लोग एसएचओ शिप से ऊपर हटके जब रेगुलर हो गए, तब मुझे जो डीएसपी बोलते हैं या एएसपी आईपीएस के लिए यूज करते हैं, जिसमें सीओ का चार्ज मिलता है, क्षेत्र अधिकारी का चार्ज मिलता है, वो मुझे प्रयागराज में ही था। मैं उस समय भी प्रयागराज में मुझे चार्ज रहा। मैंने सुराव सर्किल वहां पे है प्रयागराज में, उसका चार्ज देखा, झूसी सर्किल है वहाँ, उसका चार्ज देखा, और फिर थरवाई सर्किल, 3 सर्किल का मैंने अब उस 1 साल में चार्ज देखा। उस तीनों सर्किल का चार्ज देके, तीनों की अपनी विशेषताएं थी, अपना ही बैकग्राउंड था। जैसे जो झूसी सर्किल है उसमें जो ये संगम वाला एरिया है वो उसी में पड़ता है, तो वहां पे जो वीआईपी एंड लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी होती थी वो मेन रहती थी वहां पे उसकी व्यवस्था देखना, कभी कोई परेशानी वहां ना हो, प्रैक्टिस, बड़ी चीजें अलग ही थी वहां पे। सुराव सर्किल था वो क्राइम प्रोन सर्किल था, तो उसमें केवल क्राइम पे काम करना था, कैसे लूट और हत्या की घटना को रोका जाए। वहां पे कई घटनाएं ऐसी हो चुकी थी जो बहुत ही मतलब क्रिटिकल थी, तो क्राइम पे काम देखा, फिर वीआईपी और लॉ एंड ऑर्डर काम देखा, तो काफी अच्छी ट्रेनिंग प्रयागराज में मेरे को मिल गई। और वहाँ पे अलग अलग सेक्टर स्टेक होल्डर्स भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स, तो इसलिए उन सब के साथ कैसे समन्वय बना के काम करना है वो भी वहाँ पे जाके सीखा। इसके बाद जब हम लोग सीओ से जब प्रमोट हो गए, अब एडिशनल एसपी बने, तो मेरी आजमगढ़ पोस्टिंग हुई, और अभी मेरे को लगभग 9 महीने यहाँ पे हो चुके हैं, और एडिशनल एसपी बन के आजमगढ़ में आके कई चीजें अलग से सीखने को मिली हैं। हर किसी डिस्ट्रिक्ट का अपना कल्चर है, अपना स्टाइल है, तो यहाँ पे और चीजें देखने को मिली, अलग चीजें सीखने को मिली, कैसे सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करना है काम कराने के लिए, कैसे लीगली लोगों की हेल्प करनी है। कभी कभी लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे मैं बताऊँ आजमगढ़ में पुलिसिंग के पर्सपेक्टिव से लैंड डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा है, बहुत छोटे छोटे लैंड डिस्प्यूट्स हैं, और उनको पुलिस रिजॉल्व नहीं कर सकती है। पुलिस का लोकल स्टैंडाई भी नहीं है, ना उनको लीगल पावर है कि वो, और लोग चाहते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा होती है कि हम लोग पुलिस के पास जाएं और पुलिस हमारी पूरी रिलीफ कैसे रिलीव कर दें, उनको कैसे लीगली हेल्प कर दें, वो इस जगह सीखने को मिलता है कि कैसे हम लोग लीगली उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे सीखी। और फिर यहाँ पे क्राइम भी अलग तरह का है, यहाँ पे कई मर्डर्स हो जाते हैं, तो उनकी भी कैसे लॉ एंड ऑर्डर, आपको चार्ज है रूरल इलाके में कई मर्डर हम लोगों ने देखे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है, कई बार लोग रोड जाम कर देते हैं, कैसे उनको कन्विंस किया जाए, कैसे अपनी अच्छी गुडविल से उनको समझाया जाए कि जो भी कार्रवाई होगी निष्पक्ष होगी, ये सब चीजें यहाँ पे करने को मिली। तो अगले चार्ज पे जब मैं जाऊंगा तो मुझे लगता है आजमगढ़ का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहेगा, और अच्छे मतलब मुझे अच्छा तौर पे निभाने में। अच्छा, मैं देख रहा था हाल के दिनों में अखबारों में कुछ अच्छा गुड वर्क भी आपके हिस्से आया, ये क्राइम कंट्रोल में। आप चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो कुछ टेक्नोलॉजी का कितना आप इनोवेशन कर पा रहे हैं, कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं? मैंने देखा कुछ मोबाइल वगैरह भी बरामद करने के केसेस ठीक ठाक आपने क्रैक किए थे। देखिए, प्रयागराज में ही मैंने देखा था कि कुछ लोग इस चीज से बहुत परेशान थे कि मतलब आम जनमानस को पुलिस से बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। मतलब मैं लगता है कि 98% को पुलिस से बहुत ज्यादा मतलब नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। पर जो ये मोबाइल गुम हो जाने की घटना है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन है, इनमें जनरली आम मानस को पुलिस के पास जाना पड़ता है। तो मोबाइल की घटनाएं वहां पे मुझे बहुत ज्यादा दिखी, और उनकी मतलब हेल्प नहीं हो पा रही थी, उसमें ट्रैक नहीं हो पा रही थी। तो भारत सरकार ने जैसे ही CIR पोर्टल लॉन्च किया, तो मुझे लगा ये एक तरीका है, इसके माध्यम से हेल्प की जा सकती है।
तो जब मैं आजमगढ़ आया हूँ अब तक मैंने 800 मोबाइल रिकवर करा चुका हूँ मैं। वाह। और इसी CIR पोर्टल के माध्यम से मैं सभी थानों पे अपनी एक टीम बनाया हूँ, सभी थानों पे टीम बनी है, उसको मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ। हर मंथ हम लोग मीटिंग करते हैं और पूरा मॉनिटर करते हैं कि इसको कहाँ पे क्या करना है। और इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 800 फोन रिकवर करके लोगों को दे चुके हैं, और भी आगे वाले आने टाइम में और भी मैं इसको स्पीड से करके जितने भी मोबाइल पॉसिबल होंगे रिकवर करा के इनको दिया जाएगा। इसके अलावा साइबर क्राइम में भी हम लोग, चूंकि साइबर क्राइम का वैसे मेरे पास डायरेक्टली चार्ज नहीं है, वो SP क्राइम और CO क्राइम देखते हैं, उसमें भी साइबर क्राइम में भी हम लोग मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं ट्रेनिंग का, किस तरह से साइबर क्राइम को भी इंजीनियरिंग के माध्यम से सॉल्व किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये अचीवमेंट से टारगेट्स और बिल्कुल बढ़ते जाएंगे। तो चलिए लास्ट में 30 साल के युवा चिराग जैन इस देश की युवा पीढ़ी को एक संदेश क्या, या अपने आने वाली पीछे पीढ़ी को क्या देना चाहें? देखिए, मेरा एक चीज मानना है कि आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है और अपने आप को आगे खुश रखना है, तो आपके जो ड्रीम है उनको आप थोड़ा परस्यू करिए। मतलब होता क्या है कि पेन ऑफ डिसिप्लिन एक चीज होती है, पेन ऑफ डिसिप्लिन। अगर आपने ये डिसिप्लिन का पेन 2-4 साल के लिए, जो शुरुआती साल के होते हैं 30 के अंदर के साल, वो ले लिया, तो लाइफ जो आगे की 30 साल या 40 साल होने वाली है वो कंफर्टेबल रहेगी। और अगर आपने ये पेन ऑफ डिसिप्लिन नहीं रहा और आपने सोचा था कि मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, लेकिन डिसिप्लिन नहीं रख पाए, तो जो आगे की जिंदगी है उसमें पेन ऑफ रिग्रेट में मर जाएंगे आप। पेन ऑफ रिग्रेट जो रहेगा आपको कि यार मैं ऐसा कर लेता उस समय, तो फिर अलग ही जिंदगी होती या कुछ होता। तो आपको जो भी बनना हो, जो भी फील्ड में जाना हो, जिसमें भी आपको अपने आप को प्रूव करना हो, उस फील्ड में घुसिए, अपने ड्रीम को परस्यू करिए और पेन ऑफ डिसिप्लिन को चूज करिए, जिससे कि आगे चल के आपको पेन ऑफ रिग्रेट ना हो। बहुत बढ़िया, यही मेरा संदेश है सब युवा पीढ़ियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जहां रहेगा वहीं रोशनी बिखेरेगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। और चिराग जैन साहब पर यह लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। वसीम बरेलवी का ये शेर चिराग जैन पर बिल्कुल मुकम्मल फिट होता है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि किस शहर में वो कितने दिन के मेहमान हैं। बावजूद इसके बीइंग IPS ऑफिसर वो जहां जाते हैं, जहां उनकी पोस्टिंग है, वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। और वो ये प्रयास करते हैं कि उनके पास, उनके दरवाजे पर, दरवाजे से मतलब है अब उनके ऑफिस पर जो भी पीड़ित आए उनको वो कितना न्याय दिला पा रहे हैं, कितना उनकी मदद कर पाते हैं। हम उनसे बातचीत करके काफ़ी अच्छी चीज़ें जानने को हमें भी मिली। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो एक लंबा कैरियर चिराग साहब का है यूपी में, वो काफ़ी उज्जवल होगा। और आजमगढ़ की धरती से वो यहाँ से जब आगे जाएंगे तो और ख्याति पाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि इस खित्ते आजमगढ़ की फैजान तजल्ली है, अक्सर जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। तो ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ फिर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपसे कराएंगे रूबरू। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।